प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात में आप तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी मुझे उत्तर प्रदेश से विनोद ने भेजी है, तो आगे की खौफनाक कहानी मैं आपको विनोद की ज़ुबानी सुनाऊंगी। हेलो निशा, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने 1999 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद से मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक कंपनी में एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा था और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। और फिर 2005 में फ़ेसबुक आ गई थी। उस वक्त फ़ेसबुक का अपना ही एक अलग क्रेज़ था, जब फ़ेसबुक पर आप सिर्फ चैटिंग कर सकते थे और लोग फ़ेसबुक पे एक दूसरे से दोस्ती किया करते थे। तो मैं फितरत से मिलनसार हूँ और मुझे लोगों से दोस्ती करना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो मुझे फ़ेसबुक पर एक दोस्त मिला और उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मेरे उस दोस्त का नाम मुकेश था, जो मुंबई में रहता था। मुकेश ने मुझे मुंबई आने का कहा कि यार तुम मेरे घर आके रुको, मैं तुम्हें मुंबई घुमाऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही मुंबई जाने का बहुत शौक था। इसीलिए मैंने मुंबई जाने का फ़ैसला फ़ौरन कर लिया और अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टियां ले ली। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी छुट्टियां बहुत खौफनाक तरीके से ख़त्म होंगी। और फिर मैं मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई में मेरे दोस्त मुकेश ने मुझे रेलवे स्टेशन से रिसीव किया और मेरे दोस्त ने कहा कि तुम 15 दिन मेरे साथ ही रहोगे। और हमने चौपाटी बीच, जुहू, चुक्ती और गेटवे ऑफ इंडिया जाने का फ़ैसला किया। मैं बहुत एक्साइटेड था कि हम बहुत इंजॉय करेंगे, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये एक्साइटमेंट एक डर में बदल जाएगी। खैर, फिर मुकेश मुझे अपने घर लेके गया और फिर उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। और फिर मुकेश मुझसे कहने लगा, यार तुम इतनी दूर से आए हो, थोड़ा आराम कर लो जब तक मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर मेरा दोस्त घर से बाहर चले गया। तो मेरा दोस्त जब घर से बाहर गया तो मैं घर में अकेले बोर होने लगा। तो मैंने सोचा मुकेश के कमरे में जाके टीवी देख लेता हूँ। मेरे कमरे में तो टीवी नहीं था, शायद मुकेश के कमरे में टीवी हो। ये सोचकर मैं मुकेश के कमरे में चले गया, मगर जब मैं उसके कमरे में गया तो मुझे एक अजीब सी वहशत हुई और डर सा लगा, क्योंकि उस कमरे में एक अलग सी मनुष्यत थी, जैसे कि वो कमरा सालों से बंद पड़ा हो। मगर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और टीवी का रिमोट ढूंढने लगा। इधर उधर देखने पर जब मुझे रिमोट नहीं मिला तो मैंने सोचा रिमोट शायद अलमारी में हो। तो मैंने उसकी अलमारी खोली और जो नज़ारा मैंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उस अलमारी में कपड़ों की जगह कुछ हड्डियाँ और पोपड़ियाँ थीं और उन हड्डियों पर लाल रंग का धागा लिपटा हुआ था। ये देखते ही मैंने फ़ौरन से अलमारी बंद कर दी और अपने कमरे में आके बैठ गया और बस ये सोचने लगा कि ये सब जो मैंने देखा वो क्या था और मेरा दोस्त मुकेश आखिर है कौन और उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। बस मैं ये सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त मुकेश घर आ गया। जो कुछ मैंने देखा था अभी उसके बारे में मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। बस मैंने अपने दोस्त से सिर्फ इतना पूछा कि यार तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मुकेश बोलने लगा, दरअसल मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ काम के सिलसिले में आया था। फिर मेरी यहाँ मुंबई में नौकरी लग गई तो मैं यहीं रहने लगा। बाकी मेरे घर वाले सब जोधपुर में रहते हैं। उसने बात को टालकर कहा, यार ये सब छोड़ो, आओ खाना खाते हैं। फिर हमने साथ बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद मुकेश अपने कमरे में चले गया और फिर मैं अपने कमरे में आ गया, मगर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, जबकि रात भी बहुत हो चुकी थी और मैं सफ़र से थक कर आया था, मगर मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। और अब रात के 2 बज चुके थे। अब मुझे अचानक से अपने दोस्त के कमरे में से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और वो रोने की आवाज़ किसी बूढ़े शख्स की लग रही थी। मैंने सोचा हिम्मत करके मैं मुकेश के कमरे में जाकर देखता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ उसी के कमरे से आ रही थी। अब जब मैं मुकेश के कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो मैंने गौर करके सुना कि मेरा दोस्त किसी से बातें कर रहा है। और फिर मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा कि मेरा दोस्त किसी बूढ़े बाबा से बातें कर रहा है और वो बूढ़ा बाबा हवा में मौलिक है, यानी कि वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में था और मेरा दोस्त ज़मीन पे बैठा हुआ था और चारों तरफ मेरे दोस्त ने हड्डियों से ज़मीन पे दायरा बनाया हुआ था और वो उस गोलदारी में बैठा हुआ उस बूढ़े शख्स से बातें कर रहा था। मगर वो जिस ज़बान में बैठा हुआ बातें कर रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगा।
फौरन मैं अपने कमरे में गया और अपना बैग उठाया और उस घर से फौरन निकल गया। मुझे आधी रात में कोई रिक्शा वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरा एक दोस्त रामचंद भी मुंबई में रहता है, तो मैंने उसे कॉल करी और फ़ौरन अपने पास बुलाया और फिर मैंने वो रात रामचंद के घर पे गुजारी। और अगले दिन रामचंद ने एक ट्रेन की टिकट बुक करी और मुझे मेरे घर भेजा। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। पर जब मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि मेरे घर वाले मुझे ही डांटेंगे, तुम्हें ज़रूरत क्या थी मुंबई जाने की। जब मैं घर पहुँचा तो मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मगर रात के 3 बजे अचानक से मेरी आँख खुल गई और मुझे बाकायदा किसी ने झंझोर के उठाया था। मगर मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं इसे अपना वहम समझकर सो गया। मगर फिर मैं अगले दिन जब रात को सोया तो मुझे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर मैं उठकर बैठ गया। मगर मैंने ये ख्याल करा कि हो सकता है मेरे साथ ये जो भी हो रहा है ये मेरे दिल का वहम हो, क्योंकि जो सब चीज़ें मैंने मुकेश के घर देखी थी वो बहुत भयानक थी और शायद उसी का खौफ मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है। और मैं इस बात को नज़रअंदाज करके फिर से सो गया। और अब जब तीसरे दिन मैं रात को सोया तो मुझे अपने कानों में बहुत तेज़ तेज़ सीटियों की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और फिर एकदम से वो आवाज़ बंद हो गई और ये सब रोज़ रात को मेरे साथ होने लगा। फिर ये सब बातें मैंने अपने घर वालों को बताई कि मुकेश के घर मेरे साथ ये सब हुआ और उसके बाद से मुझे रोज़ाना किसी के रोने और चीखने की आवाज़ आती है। ये सुनकर मेरे घर वालों ने कहा, ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। और फिर मेरे पापा मुझे एक अंकल के पास ले गए। वो अंकल मेरे घर के पास में ही रहते थे। वो एक मुस्लिम आमिल थे। वो लोगों पर से भूत प्रेत उतारने का काम किया करते थे। फिर मेरे पापा ने उन आमिल अंकल को सारी बातें बताई जो मेरे साथ मुकेश के घर पे हुई थी। फिर उन अंकल ने मेरी शर्ट उतारकर अपनी उंगलियों से नापी और फिर वो उस शर्ट पर कुछ पढ़कर फूंकने लगे। फिर 5 से 10 मिनट बाद उन्होंने मेरे पापा से कहा कि इस पर किसी ने काला जादू करवाने की कोशिश की है, मगर वो काला जादू मुकम्मल नहीं हो सका और जो इसे रात को रोने की आवाज़ें आती हैं वो इसी काले जादू की वजह से हैं। और उन अंकल ने कहा कि दरअसल तुम्हारा दोस्त एक काला इल्म करके तुमसे कुछ गलत करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम सही वक्त पर वहाँ से निकल गए, जब भी तुम्हारे ऊपर वो जादू मुकम्मल नहीं हो सका। फिर उन अंकल ने मेरे बाजू पर एक तावीज़ बांधा और कहा कि वो बुरी बलाएं अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और अब जब मैं रात में सोया तो रात के 2:30 बजे मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा है और ये वही बूढ़ा बाबा था जो मेरे दोस्त से बातें कर रहा था। और उस बूढ़े शख्स ने कहा कि तेरा नसीब अच्छा है, तुझे किसी के इल्म ने बचा लिया, वरना आज तू जिंदा ना होता। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। वो देखते देखते मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। आप यकीन करें वो बहुत खौफनाक रात थी मेरे लिए। मगर ये सब मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। आज भी मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और अक्सर रात में मुझे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये मेरी अपनी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है मेरी स्टोरी से लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब दौर है। मेरी कज़न की एक स्टोरी और है जो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया विनोद, आपने अपना ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको इस वाक़ये से कुछ नसीहत मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।